सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th NCERT इसका पार्ट 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। यह हमारे अतीत भाग 2 की पाठ्यपुस्तक है जो कि कक्षा 7 की है। इसमें हम चर्चा करते हैं टू द पॉइंट नोट्स की, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपका GK और GS का पार्ट पूछा जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली में आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं, वहाँ के लिए भी ये सीरीज़ समान रूप से लाभदायक है, क्योंकि उसमें 50 प्रश्न आपको सीधे सीधे 50 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं GK और करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं हमारा, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टू द पॉइंट हमारे यहाँ पर चर्चा होती है इन सब चीज़ों की, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में अगर आपने पेपर सेकंड लिया हुआ है, उसमें आपने SST चूज़ किया हुआ है, तो SST आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आता है समान रूप से, है ना। और टू द पॉइंट आपको चीज़ें NCERT से मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है टू द पॉइंट नोट्स की, NCERT के लिए ये रामबाण सीरीज़ होने वाली है। टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ से आपको वहाँ देखने को ज़रूर मिलेगी। अभी पिछले दिनों सीटेट का पेपर भी हुआ है, आप उठा के देख सकते हैं। हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। इसके साथ ही हम कराते हैं आपको MCQ सीरीज़, जो कि प्रत्येक जो क्लास है उसके चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो चैप्टर आप देखेंगे क्लास 6 का हमने कराया हुआ है ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद उसको हमने लास्ट में एक MCQ सीरीज़ भी प्रोवाइड की है, जो कि उन्हीं सारे चैप्टर्स का एक कंपाइलेशन बोल सकते हैं आप, जो कि MCQ क्वेश्चंस में तब्दील किया गया है और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वो जो भावी प्रश्न हैं जो भविष्य में बन सकते हैं, ठीक है, और जो बने भी हुए हैं कुछ। ठीक है, तो इससे आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आशा है चीज़ें ठीक से समझ में आ रही होंगी, और बाकी आप सभी के सुझाव सदैव आमंत्रित है। ठीक है, चलिए फिलहाल समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर चलेंगे। पार्ट 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन, हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7 NCERT। चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट 6 है हमारा नगर व्यापारी और शिल्पी जन। इससे पहले हम पार्ट 5 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं। चलिए टू द पॉइंट ही चीज़ देखेंगे हम, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए यहाँ पर एक देखिए मैप दिया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मानचित्र 1 करके मैप दिया हुआ है। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ठीक है, व्यापार के कौन कौन से केंद्र थे, शिल्पकारी उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, उनके बारे में यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मैंने कुछ हाईलाइट भी किए हुए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ सूरत, ठीक है, जो कि आपका पड़ेगा महाराष्ट्र की साइड। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यापार के क्षेत्र से, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आप देखेंगे हम्पी, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है, बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में विद्यमान रहा है ये। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है ये हम्पी। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे मसूलीपट्टनम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तटीय क्षेत्र में है, तो महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में, जहाँ पर जो पानी के जहाज हैं आते जाते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, व्यापार का बहुत ही सशक्त माध्यम रहा है यहाँ से। ठीक है, इसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर कांचीपुरम। ठीक है, और यहाँ मदुरई देखेंगे आप, और इधर उरेयूर और तंजावुर। तंजावुर बहुत फेमस रहा है, तमिलनाडु में एरिया है। ठीक है, तंजावुर के जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है जी, तो ये मैप है आपका, आपके माइंड में एक मैप ज़रूर बनना चाहिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, या हम्पी कहाँ पर है, या सूरत कहाँ पर है। ठीक है, इस हिसाब से बाकी भी। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। आगे देखेंगे हम प्रशासनिक केंद्र। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावुर। यह हम पिछले अपनी वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। कौन से नगर के पास की बात हो रही है, तंजावुर की बात हो रही है।
ठीक है जी, किसकी बात हो रही है? तंजावुर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए। राजा राज चोल, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर कावेरी नदी के पास सुंदरनगर, तंजावुर में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज चोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथचन, ये पूरा नाम है। ठीक है, ये वास्तुकार है। कई बार वास्तुकार का नाम पूछा जाता है, जिन्होंने डिज़ाइन किया था इस पूरे मंदिर को। ठीक है, इनकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम जो है वो इसलिए पता है, क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है, राजराजेश्वर मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है? कुंजर मल्लन राज पेरुथचन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। और किसने बनवाया है ये तो ज़रूर ध्यान में रखना है आपको। ठीक है जी, चलिए। और यहाँ मैंने बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इधर देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। ये तंजावुर की ही बात हो रही है। ठीक है, तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिय बुनकर, देखिए बुनकर में भी कई जातियाँ होती थी, तो ये सालिय बुनकर हैं। ठीक है, सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और झड़ियाँ, ठीक है, झंडियाँ, ठीक है, झंडे और झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपति, अभी ये स्थपति क्या है? स्थपति को ही मूर्तिकार का नाम दिया गया, यहाँ आप देख सकते हैं, स्थपति अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है, मतलब तंजावुर का जो इलाका है, ठीक है, जो नगर है, उसको अपने शब्दों में वर्णित किया गया है कि किस हिसाब से वहाँ पर काम होता है। तो यहाँ इस पेज से आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ इस पेज से आपको ध्यान रखना है जो उरेयूर है, ठीक है, वो तंजावुर का ही निकटवर्ती नगर है, पास में ही है, मतलब तमिलनाडु के अंदर ही होगा ये भी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो स्थपति है इसी का ही दूसरा नाम क्या है? मूर्तिकार। ठीक है जी, मूर्तिकार और स्थपति दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। अगला पेज देख लेंगे। यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, क्योंकि एग्ज़ाम से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पेज से, है ना। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो कांसा है आपका वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, कंपाउंड मटेरियल है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो तांबे और रांगे अर्थात टिन के मेल से बनती है। इंग्लिश में बात करूँ तो जो ब्रॉन्ज है यानी कांसा है वो कॉपर और टिन की मदद से बनता है। ठीक है, कॉपर यानी आपका तांबा, टिन यानी टिन ही बोलते हैं उसको, रांगा भी बोलते हैं। ठीक है, रांगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिक्सचर पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में, जो ब्रॉन्ज है वो किस किस का मिक्सअप होता है। तो कॉपर और टिन आपको ध्यान रखना है, तांबा और रांगा, रांगा यानी टिन। ठीक है, या रांगे भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है जी, ध्यान रखिए। आगे देखेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, चौलकालीन कांस्य मूर्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जब चोल साम्राज्य का शासन था उस समय जो मूर्तियाँ थी वो किस प्रकार से बनाई जाती थी, उनकी क्या विशेषताएं थी, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई है। इसको देख लेंगे, टू द पॉइंट। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम, ध्यान रखिएगा क्या शब्द है? लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि अर्थात इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था।
ठीक है, ये है उदाहरण। यहाँ देखिए, ये देखिए कितनी बेहतरीन मूर्ति है। इस मूर्ति को देखिए आप। ठीक है, ये चोलकालीन कांस्य मूर्ति ही है। ठीक है, तकनीक का नाम क्या है? लुप्त मोम। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन सकता है। जो लुप्त मोम तकनीक है, इसका प्रयोग किसके शासनकाल में होता था? तो चोलकालीन। क्या बनाने में होता था? कांस्य की मूर्तियाँ बनाने में। ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला देखेंगे, अगला पेज है हमारा मंदिरों के बारे में है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनय शनय, शनय शनय देखिए यहाँ पे संस्कृत का जो शब्द है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए, है ना, जैसे एक नगर बस जाता है। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। मंदिर नगर अर्थात मंदिर के पास जो नगर बस गए उनको मंदिर नगर की संज्ञा दे दी गई। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामिन अर्थात भीलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, मंदिर नगर हैं तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई, है ना, तमिलनाडु में ही कांचीपुरम है और मदुरई है, ये भी मंदिर नगर है। और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहाँ पर क्या है। अगर भिल्ल स्वामिन या भीलसा या विदिशा की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, और कांचीपुरम मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। आगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, देखिए यह एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक घनी आबादी बसती है, अर्थात वृंदावन भी एक नगर के रूप में विकसित हो चुका है ना। इसी प्रकार से है तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु। ठीक है, ये भी एक पहले आपका तीर्थ स्थल था, अभी एक नगर के रूप में विकसित हो चुका है। ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में अभी आप देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। ठीक है, अजमेर में, वहाँ पर जो है पूरा एक नगर बसा हुआ है। आप जाएंगे तो पूरी घनी आबादी वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए उसके पश्चात 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। ठीक है, अजमेर, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। ठीक है, अजमेर की बात हो रही है। यह नगर धार्मिक सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धर्म के हुआ करते थे। ठीक है, उनके श्रद्धालु और जो उनको मानने वाले लोग थे, जो दर्शनार्थी थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है किसी एक ही पर्टिकुलर धर्म से संबंध रखते थे। अलग अलग धर्मों के लोग भी इनको मानते थे और उनके सम्मान में अपनी बात रखते थे। ठीक है जी, चलिए अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, अजमेर में ही आपकी एक दरगाह है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ध्यान रखना है। राजस्थान में कहाँ? अजमेर में। ठीक, और अजमेर में ही क्या है? पुष्कर सरोवर है। ठीक है, पुष्कर सरोवर है, कहाँ पर है? अजमेर में। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ये 3 चीज़ें आपको इस पेज से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, टू द पॉइंट आगे चलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, देख लेते हैं। चित्र 1 कांस्य मूर्ति है, जिसमें कृष्ण की नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। ये ऊपर जो हम मूर्ति देख के आए हैं, ये इसी की बात हो रही है। ठीक है, ये कृष्ण जी की मूर्ति है। ठीक है, राक्षस राज नाग कालिया को यहाँ पर नियंत्रित करते हुए दिखाया गया कृष्ण जी को। ठीक है जी, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। ये हो गया है हमारा, जी हाँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगला है आपका हमारा सब टॉपिक है छोटे नगरों का संजाल। ठीक है, 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है,
और वहीं पे आके मैं रुकूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक देखिए भूमिका भी चाहिए होती है आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या डाटा उठा लिया है ना, आंकड़े उठा लिए और सीधा वही चीज़ कराई जा रही है। थोड़ी सी भूमिका चाहिए होती है ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ उससे, है ना, और याद करने में आसानी हो, ठीक है जी। चलिए, मंडपिका, ठीक है, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी, क्या होती थी? आमतौर पर एक मंडीपिका या मंडी, ठीक है। आज के संदर्भ में अगर आप मंडी बोलेंगे तो आपके माइंड में सीधा क्लिक कर जाएगा भाई मंडी, जहाँ पर सारी सब्जियाँ फल वगैरह जहाँ पर मिलते हैं वहाँ, ठीक है। जैसे आज़ादपुर मंडी, ठीक है, केशवपुर मंडी, है ना। चलिए, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे, ठीक है। तो ये मंडी शब्द देखिए वहीं से निकला हुआ है, ठीक है। मंडीपिका, मंडीपिका से मंडी। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा, है ना। पहले हट कहते थे उन दुकानों को, बाद में हाट कहते थे दुकानों और बाज़ारों को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, है ना। कुछ तो बस गए और कुछ डेली का आना जाना था उनका। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। जैसे कि आप वर्तमान में देख सकते हो, आप घर में बैठे हुए हो, कुछ जो है रेडी वाले आए हैं, सामान बेचते हैं, आपके गलियों में आते हैं, बेच के चले जाते हैं, है ना। तो उनकी बात भी यहाँ पर हो रही है। ये चलन आज से नहीं है, ये चलन बहुत पहले से आ रहा है ना। कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग स्थायी बना करके अपनी दुकानें में बैठ जाते हैं, है ना। तो हर प्रकार से जो व्यवसाय है, व्यापार है, उसको बढ़ावा देने के लिए और अपनी आजीविका को अर्जित करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। आगे चलेंगे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे, ठीक है। ये जनरल है, इतना ध्यान नहीं रखना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं फोकस करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। चलिए, आपको पिछले पेज से वही ध्यान रखना है, मंडीपिका का ही नाम जो है आगे परिवर्तित होकर मंडी बन गया, और दुकानें और बाजार जिसे पहले हट कहते थे बाद में हाट कहा जाने लगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। बड़े और छोटे व्यापारी, व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। क्या बनाते थे? संघ, यानी यूनियन, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था, है ना। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आज भी यूनियन है, ठीक है, व्यापार संघ है, अब मजदूर संघ होता है, ठीक है। अगर कोई मजदूर है, किसी को कोई समस्या है, तो वो डायरेक्ट मजदूर जाके बात नहीं करता है, ठीक है। मजदूर का एक नेता होता है, ठीक है, जो यूनियन होती है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, लीडर रिप्रेजेंट करता है, वो जाके बात करता है। हाँ भाई, हमारे जो मेंबर्स है, दूसरे मजदूर, उनको ये समस्या हो रही है और ज़्यादातर लोगों को हो रही है समस्या, तो इसका हल निकाला जाए, ठीक है। तो उसी हिसाब से पहले भी संघ हुआ करते थे, उसका मुखिया बनाया जाता था और लोगों की समस्याओं को देखता था, ठीक है जी। चलिए, और इसी प्रकार से ये घोड़े खरीदने के लिए भी इनके संघ हो गए अपने, है ना। जो घोड़े खरीदने हैं, बेचने हैं, ठीक है, या योद्धाओं से बातचीत करना है, तो इसका जो मुखिया होता था वो बातचीत करते थे, ठीक है। आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे। आगे है, चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। ध्यान रखिए, एक साथ यात्रा करते थे, ठीक है, काफिले बनाकर एक साथ, और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ अर्थात गिल्ड बनाते थे, ठीक है, व्यापार संघ, ठीक है, या आप इसको ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं। इसी का नाम क्या है? गिल्ड। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, गिल्ड क्या है? व्यापार संघ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। आगे देखेंगे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम या मणिग्रामम बोल लीजिए आप, ठीक है, मणिग्रामम नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे, ठीक है जी। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है मेनली। कौन कौन से नाम? दोबारा बता दे रहा हूँ यहाँ पर, मणिग्रामम और नाना देशी, ये क्या है? व्यापार संघ है, ठीक है जी। क्या है ये? व्यापार संघ, ठीक, सीधा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। कह रहा है, इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, ठीक है। ये भी देखिए, इनका भी अलग से यूनियन था, है ना। चलिए, आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए।
कौन? चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, जस्ट सेकंड, जी हाँ, गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोहरा क्या है? ठीक है, ये भी एक संघ है। ठीक है, ये मुस्लिम लोगों का एक संघ होता था व्यापारियों का, गुजराती व्यापारियों के अंतर्गत। और वहीं हिंदू में आप देखेंगे बनिया होते थे। ठीक है, ये भी व्यापारी हैं गुजराती व्यापारियों के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। वे दूर दूर तक, जस्ट वन सेकेंड, जी हाँ, वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है जी। अब आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, हर पेज से मैं बताऊँगा क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल ये क्या है? समुदाय हैं, संघ है, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ठीक, गुजराती व्यापारियों में हमने दो समुदाय की बात की, एक हिंदू बनिया और एक मुस्लिम बोहरा। क्वेश्चन आ जाएगा बोहरा का संबंध किससे है? तो मुस्लिम संघ। ठीक है, हिंदू बनिया ये सब आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उस समय लोग कहाँ से क्या आयात करते थे? अफ्रीका से आयात होता था आपका सोना और हाथी दांत। क्या होता था? सोना और हाथी दांत। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से आते थे आपके मसाले, टेन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका से क्या आ रहा है? सिर्फ सोना और हाथी दांत आ रहा है, बाकी सब कुछ भी आए तो यहाँ से आ रहा है आपका। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से। ठीक है जी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए अगला है आपका काबुल। ठीक है, काबुल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अब यहाँ इस पेज से आपको क्या ध्यान में रखना है वो देखते हैं। सेकंड, जी हाँ, चलिए देखते हैं। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, बड़ा है, लेकिन ध्यान में रखना है, हल्का सा क्लिक रखना है। मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इस नाम को रटिए, रटना नहीं है, हल्का सा क्लिक रखना है माइंड में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, याद आ जाए। ये कौन थे? हीरो के एक सौदागर थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर। ठीक है, इन्होंने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष अर्थात हर वर्ष 30,000 रुपयों का होता था। सोचने वाली बात है, उस समय की बात हो रही है और उस समय 30,000 रुपये की वैल्यू करोड़ों में होगी। ठीक है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, मूल्य की। वर्तमान में आप बोलेंगे 30,000 इतना नहीं है, ठीक है, करोड़ होते तो ज़्यादा होते, लेकिन ये 30,000 रुपये उस समय के करोड़ों के बराबर थे। ठीक है, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो ध्यान रखना है, गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जा रहे हैं यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से होता था इधर से। ठीक है, और हीरो के एक सौदागर का नाम क्या आया यहाँ पर? जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर, ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है जी, और काबुल और कांधार जो है वो रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये दो नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला है हमारा नगरों में शिल्प, देख लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। ओके, जी हाँ, नगरों में शिल्प देख लेते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जी हाँ, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए, बीदर एक स्थान का नाम है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक, तो बीदर के जो शिल्पकार है वो तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए थे कि इस शिल्प का नाम ही आपका बीदरी पड़ गया था। ठीक है, तो बीदरी क्या है? शिल्प का नाम है। ठीक है, एक तकनीक बोल सकते हैं आप। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय,
जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ये क्या करते थे? ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ठीक है, मंदिरों के निर्माण कार्य में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो आपको ध्यान रखना है, जो पांचाल है उसी का दूसरा नाम क्या है? विश्वकर्मा समुदाय। ठीक है, और बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हुए कि उनका नाम ही बीदरी पड़ गया। उस शिल्प का नाम ही जो वो बनाते थे उसका नाम बीदरी पड़ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे, राजमिस्त्री वगैरह, ठीक है, सुनार वगैरह, इसी में आगे है। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार, अब ये नाम ध्यान रखना है, सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना आदि भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पे एक नाम आया है, सालियार या फिर कैक्कोलार। ये कौन थे? ये बुनकर थे। ठीक है, बुनकर के ये अंतर्गत एक जाति बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपको पता है हमारा समाज पूरा जाति, फिर और उसके अंदर भी जाति है ना, विजाति बोल सकते हैं आप, बटा हुआ है। इसी प्रकार से जो सालियार और कैक्कोलार हैं ये बुनकर थे। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द दे देगा और पूछ लेगा कौन थे। ठीक है, साहित्यकार थे, है ना, या फिर विद्वान थे, है ना, या फिर आपसे बोल देगा दर्शनाभिलाषी थे, है ना, या फिर यात्री थे, या फिर बुनकर थे, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, सालियार और कैक्कोलार बुनकर थे। ठीक है जी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। जी हाँ, अगला है आपका शहरों के बदलते हुए भाग्य। जस्ट 1 सेकेंड। शहरों के बदलते हुए भाग्य। जी हाँ, चलिए प्रारंभ करेंगे। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह सन 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में ना टिक सके, है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या चीज़ ध्यान रखनी है? अहमदाबाद गुजरात में है, महत्वपूर्ण नगर है, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। दूसरा तंजावुर, ये भी व्यापारिक नगर था, लेकिन इसका जो महत्व है समय के साथ कम हो गया, है ना। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर? भागीरथी नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, भागीरथी नदी। इस पर मुर्शिदाबाद, ठीक है, इसी के तट पर स्थित है मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन बन सकता है मुर्शिदाबाद जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भागीरथी नदी। क्या उत्तर होगा? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है क्या? मुर्शिदाबाद। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुर्शिदाबाद जो है वो रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा रेशमी केंद्र का प्रमुख केंद्र था? मुर्शिदाबाद। ठीक है जी, चलिए। और मुर्शिदाबाद ही वह स्थान है जो 1704 में बंगाल की राजधानी बना था। क्वेश्चन बन सकता है बंगाल की राजधानी कौन सी रही है, कौन सी नहीं रही है, आपको ऑप्शन दे देगा उसमें एक मुर्शिदाबाद। तो ध्यान रखना है मुर्शिदाबाद जो है वो बंगाल की राजधानी रही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। चलिए जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, चलिए अगला है आपका हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों या कह लीजिए नगरों की बात हम विशेष संदर्भ में, ठीक है, विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर हम अच्छे से, किस प्रकार से इनका विकास हुआ और किस प्रकार से इन नगरों का पतन हुआ, ठीक है, या पतन हुआ। ठीक है, चलिए नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। सबसे पहले हम हम्पी नगर की बात करेंगे, हम्पी नगर के बारे में जानेंगे, कहाँ पर है, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है, सारी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है जी, चलिए देखेंगे। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो पहला पॉइंट ये क्वेश्चन बनेगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में कौन सा नगर स्थित है?
तो आपका उत्तर होगा हम्पी नगर। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। यह नगर सन 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। यहाँ से एक पॉइंट और नोट कीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन 1336 में। ठीक है जी, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आपकी हम्पी। ठीक है, आप लगा सकते हैं इसको। ठीक, हम्पी जो है महत्वपूर्ण नगर था विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है जी, चलिए। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी, है ना। किलेबंदी यानी कि दुश्मनों से बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो किलेबंदी की जाती है, जो घेराव किया जाता है, वो किलेबंदी कहलाती है। ठीक है जी, तो इस समय जो है काफ़ी उच्च कोटि की होती थी किलेबंदी। कहाँ पर? विजयनगर, या हम्पी बोल लीजिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी में। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। तो मेन बात यह है, सीमेंट वगैरह, गारे, चूना, इसका तो कोई प्रयोग ही नहीं किया गया। तो भाई दीवार कैसे बनाई? आगे देखिए। और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो सोचिए क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग की थी। जो शिलाखंड होते थे, शिलाखंड अर्थात जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, ठीक है, उन्हें गूंथा जाता था। ठीक है, उसमें पत्थरों को एक दूसरे से फंसाने के लिए घाट बनाए जाते होंगे और उसको फंसा करके फिट किया जाता था और दीवार खड़ी की जाती थी। ठीक है, तो उस समय की टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए, उस समय भी इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी देखिए लोगों ने इतना बेहतर दिमाग का इस्तेमाल किया और ऐसी ऐसी चीज़ें निर्मित की है जो आज भी हमारे लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, अविश्वसनीय है, जिस पर हम सोच विचार भी नहीं करते, वो चीज़ हमारे इतिहास में हुई है। ठीक है जी, चलिए। आज अगर आप बोलेंगे किसी को भाई आपको घर बनाना है और आपको सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, घर बना लीजिए, है ना, नहीं बन पाएगा आज की डेट में। ठीक है, ना के बराबर है। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि बिना सीमेंट के उसका घर बने। ठीक है, चलिए। फ़िलहाल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आई हुई हैं जो मोटी मोटी प्लास्टिक्स होती हैं, आयरन्स होते हैं, ठीक है, स्टील्स होते हैं, उसका उपयोग करके आप एक हाउस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। फ़िलहाल आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है एक किलाबंद नगर। ठीक है, ये हम्पी नगर का ही वर्णन है। किलाबंद जैसा कि अभी मैंने पीछे बात की। ठीक है, हम्पी नगर की ही बात हो रही है यहाँ पर। एक पुर्तगाली यात्री, अब यहाँ से आपको नाम ध्यान रखना है किसकी चर्चा हो रही है। जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो ये अच्छे से दिखेगा आपको, है ना, और अच्छे से समझ में भी आएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं। एक पुर्तगाली यात्री, नाम क्या है? डोमिंगो पेज, नाम ध्यान में रखना है, डोमिंगो पेज। ठीक है, ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। किस प्रकार किया? हम्पी नगर के बारे में क्या क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे लिखा, अभी पढ़ के बताएंगे। सबसे पहले आपको नाम ध्यान में रखना है, ये पुर्तगाली यात्री हैं डोमिंगो पेज, और इन्होंने किस नगर का वर्णन किया है? हम्पी नगर का वर्णन किया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर सीटेड एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, पेपर सेकंड एसएसटी की, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को देख सकते हैं किस हिसाब से चर्चा की गई है और किस हिसाब से पेपर आया हुआ है ना। आप मैच भी कर सकते हैं, है ना। और आगे आने वाले समय में आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, है ना। चलिए फ़िलहाल आगे चलेंगे हम। अब देखो हम्पी नगर का वर्णन इन्होंने किन शब्दों में किया है? डोमिंगो पेज ने, जो कि पुर्तगाली यात्री हैं। ठीक है जी, ये कहते हैं गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट और चपटी हैं। ठीक है, तो हम्पी नगर का ये एक विशिष्ट वर्णन कह सकते हैं जो कि किया गया है। ठीक है, इनकी प्रशंसा में, हम्पी नगर की प्रशंसा में। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम्पी नगर की वास्तुकला के बारे में बताया गया है, देख लेते हैं। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे।
वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मूरो अर्थात मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम मूरो, ठीक है, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। ठीक है, अब इस पेज से आपको क्या ध्यान में रखना है? पहले बात तो भूमिका के लिए बताना बहुत ज़रूरी था, है ना, तो हमने बताया। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? यह मूरो ध्यान में रखना है। मूरो क्या है? यह मुस्लिम सौदागर के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम है। जो मुस्लिम सौदागर होते हैं सामूहिक रूप से इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए सामूहिक रूप से एक प्रयुक्त नाम है मूरो। ठीक है, ध्यान रखना है मूरो। चेट्टियों में पीछे बता के आ रहा हूँ, ठीक है, व्यापार का एक संघ है, ठीक है, व्यापारी होते हैं इसमें, है ना, पुर्तगालियों का ये ऐसे संघ है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला देखेंगे, आगे मंदिर के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देख लेते हैं। जी हाँ, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियाँ विरूपाक्ष अर्थात शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थीं। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? विरूपाक्ष का ही दूसरा नाम शिव है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपसे एक शिव मंदिर पूछ लिया जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए विरूपाक्ष मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा शिव मंदिर। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ऐसी मुझे आशा है। दूसरी चीज़, महानवमी पर्व, जिसे आप नवरात्रि भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार या बोल लीजिए प्रसिद्ध दिन आता है या दिनों का समूह आता है, पूरे 9 दिनों का समूह चलता है ये, है ना, महानवमी बोलते हैं इसको, महानवमी पर्व या नवरात्रि पर्व भी बोलते हैं। तो हम्पी में उस समय ये मनाया जाता था। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर क्वेश्चन बनता है कि नवरात्रि पर्व जो है वो किस साम्राज्य की किस नगर में मनाया जाता था, तो आपको हम्पी नगर ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं चित्र 7 आपका ये नीचे दिया हुआ है। ये क्या है? ये हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी के ही विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। ठीक है जी, चलिए यहाँ देख लीजिए, ये रहा पत्थर का बना रथ है ये। ठीक है, आपको लगेगा ये ओरिजिनल रथ है, ओरिजिनल नहीं है, ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है जी, आशा आपको विजुअल हो रहा होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जी हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि पढ़ने में आसानी हो। जी हाँ, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या रहा है आपको? सन 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। ठीक है, अब जब विजयनगर पूरे साम्राज्य का ही विनाश होगा तो हम्पी भी जो है वो विजयनगर का ही भाग है, तो उसका भी विनाश ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। ठीक है, तो किसके हाथों हुआ? दक्कनी सुल्तानों, जिसमें गोलकुंडा के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, अहमदनगर के सुल्तान, बरार के सुल्तान, बीदर के सुल्तान, ये सब शामिल थे। ठीक है जी, तो विजयनगर की पराजय हो गई, हम्पी का भी विनाश हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे नगर की बात, सूरत की बात। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, सूरत, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने पश्चिम का जो प्रवेश द्वार है वो किससे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सूरत। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सूरत मुगल काल में कैम्बे अर्थात आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। ठीक है जी, तो इस पेज से आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले कैम्बे है,
मुगल काल में केम्बे एक शब्द है जिसको आज का खंबात के नाम से जाना जाता है, खंबात बोलते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। ठीक। तीसरी चीज़, सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सूरत। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जी हाँ, आगे चलने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा स्टार मार्क है, छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वाणिज्यिक केंद्र या वाणिज्य केंद्र क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, वही तो वो हुआ ना आपका कॉमर्स सेंटर, या फिर आप बोल सकते हैं वाणिज्य केंद्र। ठीक है, जहाँ पर माल जो है खरीदा और बेचा जा रहा है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही सारी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम। जी हाँ, सूरत की बात हो रही है, सूरत के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सूरत में केवल एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू हैं तो हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रह रहे हैं, ईसाई हैं तो ईसाई रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे आपस में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज साहित्यकार ओविंगटन, अब यहाँ नाम ये याद रखना है आपको, ओविंगटन कौन है, ये अंग्रेजी साहित्यकार हैं। सन 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है। देखो, अब ये सूरत बंदरगाह का वर्णन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, सूरत बंदरगाह का वर्णन किसने किया है, अंग्रेज इतिहासकार ने किया है। क्या नाम है, ओविंगटन नाम है। ठीक है, या फिर ओविंगटन ने किसका वर्णन किया है अपने पुस्तक में या ग्रंथ में, या किसके वर्णन की बात कही गई है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सूरत बंदरगाह। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं ये, कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सोचने वाली बात है, 100 जहाज किसी भी पत्तन पर, ठीक है, एक साथ देखना। ठीक है, तो बंदरगाह पर लंगर डालने के समान है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए, ओविंगटन ने, तो इससे आपको इसकी व्यस्तता और इसकी महत्ता के बारे में भी पता चल रहा होगा, कितने जहाज हैं तो इतने जहाज क्यों हैं यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही सारी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो भी है डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। फिलहाल आगे चलेंगे, सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा और किनारियों अर्थात जरी के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार भी उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। अब आप पूछेंगे सर ये हुंडियाँ क्या हैं, हुंडियाँ भी बता दूंगा मैं, ज़रा एक सेकंड रुकिए। पहले सबसे पहले यहाँ देखिए सूरत क्यों प्रसिद्ध था। ये वस्त्र और अपने सुनहरे गोटा, किनारियों तथा जरी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, सूरत में यहाँ देखिए, उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। अब ये कहाँ से जारी हुआ है हुंडी, सबसे पहले ध्यान रखना है सूरत से। अब ये हुंडी होती क्या है, हुंडियों बोला है ना इन कि अलग अलग देशों में भी मान्यता प्राप्त है, तो ये हुंडी होती है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा हुंडी क्या है। ठीक है, तो यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज होती है कि एक व्यक्ति ने कितनी रकम हमारे पास दर्ज करा रखी है। ठीक है, हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है जी, एक बैंक का ड्राफ्ट टाइप हो गया ये, है ना,
कि आपने ये पैसा बना लिया है अपना कागज़ के रूप में, इसको आप जहाँ भी जमा करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको कैश मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से था ये हुंडी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे टू द पॉइंट। जस्ट 1 सेकेंड। ओके जी हाँ। पहले इन 2 लाइनों को कर लेते हैं हम। ठीक है, ये पिछले पेज पे है। जी हाँ। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधः पतन प्रारंभ हो गया, अर्थात उसका भी विनाश हो गया। इसके कई कारण थे। अब सूरत के पतन के कारण बता रहे हैं, क्या क्या कारण थे। पहला कारण क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, इसलिए उत्पादकता नहीं हुई और सूरत का भी पतन हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। अब जब आपका सामान कहीं ना आ पाएगा, कहीं ना जा पाएगा, किसी दूसरे लोगों ने उस पर जाकर नियंत्रण कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस में आपको लॉस होगा, है ना, व्यापार नहीं बढ़ पाएगा। आगे देखिए, और बम्बई, जिसे आप वर्तमान में मुंबई कहते हैं, से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन बन सकता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया था। 1668 में किया था। ठीक है, कहाँ किया था, मुंबई, वर्तमान मुंबई। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, आगे देखेंगे, जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। अब मसूलीपट्टनम के बारे में जान लेते हैं। हमने हम्पी के बारे में पढ़ लिया, सूरत के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब आखिरी नगर रह गया हमारा शायद इसमें, ठीक है, मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम के बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या बातें यहाँ पे कही जा रही हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, देखिए मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। पत्तन आपको पहले ही बताया जा चुका है, जहाँ पर जो व्यापारिक जहाज है उनकी आवाजाही होती रहती है, जहाँ पर माल उतरता है और माल को लादा जाता है जहाज़ों में। ठीक है, मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड निवासियों ने बनवाया था। ठीक है, या हॉलैंड वासियों ने बनवाया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। मसूलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनाया था, हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। ठीक है जी, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला है आपका मछुआरों का एक गरीब नगर। क्या कह रहे हैं इसमें, देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते, गुमास्ते क्या होता है, मैं पहले गुमास्ते बता दूं। गुमास्ते विलियम मैथफील्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया। अब देखो, इन्होंने मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है, किसने किया है, विलियम मैथफील्ड ने। अब ये गुमास्ते क्या होता है, गुमास्ते देखिए क्या है, गुमास्ता होता है आपका, यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी। ठीक है, ऐसा व्यापारी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है वह गुमास्ता कहलाता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीधा 1 नंबर, अगर आपने पढ़ा है तो मिल जाएगा, नहीं पढ़ा है तो चला जाएगा, यही होता है। अगर आपको पेपर आता है तो आसान होता है, पेपर नहीं आता है, नहीं पढ़ा है आपने, तो कठिन होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्या थे, ये एक व्यापारी, ठीक है, उनके द्वारा नियुक्त एक व्यापारी। ठीक है, विलियम मैथफील्ड। इन्होंने किसका वर्णन किया है, इन्होंने वर्णन किया है आपका मसूलीपट्टनम का। ठीक है, क्या वर्णन किया है देख लेते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, मसूलीपट्टनम का वर्णन देखते हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है, अर्थात अपना व्यापारी बोल सकते हैं, है ना। ये एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है। ठीक है, छोटा है लेकिन घना बसा हुआ है, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ। बिना किसी चारदीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है, ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं, मतलब मीठा पानी है ही नहीं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई।
जिससे जो व्यापारी लोग हैं यहाँ रहने लगे, और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, ये उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। ठीक है जी। तो ये वर्णन किया है किसने? ये वर्णन किया है आपका मसूलीपट्टनम के बारे में। और किसने किया है? विलियम मैथफील्ड ने। ठीक है, जो कि एक गुमास्ते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी थे। ठीक है, चलिए, उनके द्वारा ही नियुक्त एक व्यापारी थे। फिलहाल आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, चलिए, अगला है आपका आगे समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया था। ठीक है, जनरल फैक्ट है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, आगे है, जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। अर्थात कहते हैं ना, फूट डालो शासन करो, तो अंग्रेज भी इसका शिकार हुए, है ना। सन 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस पेज से आपको क्या ध्यान रखना है? इस पेज से आपको ये ध्यान रखना है कि सन 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। आगे है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, जी हाँ, चलिए आगे देखेंगे। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। ठीक है, कि अब क्या किया जाए। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई अर्थात वर्तमान मुंबई, कलकत्ता अर्थात वर्तमान कोलकाता, मद्रास अर्थात वर्तमान चेन्नई, यहाँ पर चले गए। कौन चले गए? जी हाँ, राजनीतिक, प्रशासनिक और तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं अदा करने वाले जो भी कंपनी के व्यापारी थे, ये सब चले गए, है ना। तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अंधःपतन अर्थात विनाश हो गया, और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक और कुछ नहीं रहा है। मतलब कि देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ भी चीज़ जो है इस संसार में स्थिर नहीं है। ठीक है, परिवर्तन जो है वो संसार का शाश्वत नियम है। आज जो समृद्ध है, हो सकता है कल वो विनाश की ओर बढ़े, है ना। आज जो जिसका विनाश हो रहा है, हो सकता है कल वो समृद्ध हो जाए। ठीक है, तो जो समय है वो सबसे बलवान होता है, समय परिवर्तनशील है, तो उसका आदर करना आना चाहिए, उसका सम्मान करना आना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए, और अपने कर्मों को आप अपने भली भांति करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, आगे देखेंगे नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंडवासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अब यहाँ देखिए, अपनी अपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली गई। प्रारंभ में तो मुल्ला अबुल गफर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, लेकिन यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए, और यहीं से ही अंग्रेजी राज आपका प्रारंभ हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे, टू द पॉइंट। चलिए आगे है आपका 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। ठीक है, शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता अर्थात कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्यों की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, अगले वर्ष नहीं, हम तो इसी वर्ष पढ़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि 8वीं क्लास भी हमें इसी वर्ष समाप्त करनी है। ठीक है, बिल्कुल यह प्रयास रहेगा कि हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी भी इसी वर्ष समाप्त करें। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चैप्टर और भी है। यहाँ देखिए ब्लैक टाउन्स क्या है। ठीक है, ब्लैक टाउन्स वो हैं जहाँ पर देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को रखा जाता था या वो रहते थे, उनको संज्ञा दी गई ब्लैक टाउन्स की। ठीक है, और जहाँ पर अंग्रेजी शासक रहते थे, गोरे शासक रहते थे, वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे मद्रास में, एक फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ठीक है, वहाँ पर रहते थे। ठीक है, या फिर कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम है, वहाँ पर रहते थे। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है ब्लैक टाउन्स क्या है और गोरे शासक कहाँ रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? मद्रास में। ठीक है, फोर्ट सेंट विलियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बने भी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पेज को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं सबसे ऊपर यही बता दूं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पहली बात। ठीक, अच्छे से करके जाना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए ये पेज हमारा आखिरी पेज होने वाला है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर भी हम लेते हैं इसमें, आपको पता है, चाहे खाली स्थान हो चाहे आपके सही गलत हो, उसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, वो चैप्टर के एंड से भी हूबहू आपके क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप बना के आपको दे सकता है, और आप सोचेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ गए, है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाना है, अपना बेस मजबूत करना है, तो इसलिए हमें उन क्वेश्चंस को भी करना ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है वास्को डी गामा का, आपको पता है, आधे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको आज पता चल जाएगा। ठीक है, और एक नाम है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है जी, सबसे पहले वास्को डी गामा ये पुर्तगाल से संबंधित है, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो इटली से संबंधित है। ठीक, वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में भारत की खोज की थी। ठीक है जी, और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो ये भी इंडिया की खोज में आए थे। ठीक है, और वास्को डी गामा से पहले ही आए थे, 1492 में ही सोचा हम खोज लेंगे पहले, लेकिन दिशा में ये भटक गए। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ पहुँच गए। वेस्ट इंडीज़ का नाम ही इसी भ्रांति की वजह से पड़ा कि ये इंडिया है, तो इसको ना वेस्ट इंडीज़ कह दिया गया। ठीक है, तभी से इसका नाम जो है वो वेस्ट इंडीज़ पड़ गया। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है? वास्को डी गामा पुर्तगाली, 1498 भारत को खोजा। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन है, इटली से आए हैं, 1492 में वेस्ट इंडीज़ को खोजा। ठीक है, भारत को खोजने चले थे वैसे तो ये, लेकिन भारत की खोज ना कर पाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ पहुंच गए, वेस्ट इंडीज़ की खोज हो गई। ठीक है जी, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब डिटेल में देख लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें, जो मेन चीज़ थी वो मैं बता दी, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह सन 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन वापस लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। सोचने वाली बात है, 170 यात्रियों के साथ चला था वास्को डी गामा, लेकिन वापस कितने गए? मात्र 54। ठीक है, इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। किसकी दृष्टि से? व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ से एक दो चीज़ें और क्या ध्यान रखनी है आपको? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ठीक, दूसरी चीज़, जब वास्को डी गामा भारत आए थे इंडिया में, तो वो कहाँ उतरे थे? कालीकट। कालीकट किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आदत डालिए कमेंट करने की, क्योंकि इससे आपके ज्ञान में ही वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए आशा है आपका इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देखने को मिलेगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आगे चलेंगे हम। वास्को डी गामा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक नया सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। सन 1492 में वह वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण ही पड़ा था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी,
चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वही चीज़ अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और 2-4 लाइनें और हैं इसी में। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया और अपनी नई बस्तियां उन्होंने बसा ली। ठीक है जी, चलिए अक्सर ऐसा ही होता है। चलिए अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इसको देखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रश्न नहीं करते हैं तो पाठ अधूरा रह जाता है, प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम यहाँ पर जो व्याख्यात्मक प्रश्न है उसको नहीं लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। खाली स्थान, सही गलत, ठीक है, एमसीक्यू टाइप, उन क्वेश्चंस को उठाते हैं। ठीक है, जब एनसीईआरटी आपको बने बनाए क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है तो क्यों ना आप उसका लाभ उठाएं, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है आपके समक्ष, राजराजेश्वर मंदिर डैश में बनाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, या फिर कब बनाया गया था। इसमें कहाँ और कब दोनों ही प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तंजावुर में बनाया गया था। ठीक है, पीछे मैं बता के आया हूँ। अगर सदी पूछ ले तो लगभग 11वीं सदी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तंजावुर ऑप्शन होना चाहिए, तंजावुर में बनाया गया था, या फिर सदी का लगे प्रश्न तो 11वीं सदी। ठीक है जी, मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी आपको यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है, तंजावुर या 11वीं सदी। दूसरा प्रश्न है आपका, अजमेर सूफी संत डैश से संबंधित हैं। अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूँ। जी हाँ बिल्कुल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर सूफी संत। ठीक है जी, अच्छे से मैं पीछे बता के आया हूँ। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी आपकी। ठीक है जी, किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में डैश पर अपनी बस्ती बसाई थी। किस पर बस्ती बसाई थी, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही, जी हाँ, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ सही गलत हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, देख लेते हैं। सबसे पहला पूछा जा रहा है, सही या गलत बताइए। पहला है इसमें, हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार अर्थात स्थपति का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो राजेश्वर मंदिर जिसका निर्माण राजराज ने कराया है, राजा राजराज, हम पढ़ के आए हैं पीछे अभी, है ना, उन्होंने करवाया है। इसके जो मूर्तिकार थे, जो वास्तुकार थे, उन्होंने अपना नाम जो है वहीं पर ही उत्कीर्ण करवाया हुआ है, ऐसा हम पढ़ के आए हैं, है ना, तो वो शिलालेख ही हुआ, उसी से जानते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना पसंद करते थे। बिल्कुल गलत, अकेले नहीं करते थे। ठीक है, वो समूह में करते थे, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा वाला आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं, काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। काबुल जो है वो हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल गलत। ठीक है, काबुल जो है वो हाथियों के व्यापार का केंद्र नहीं था। किसके व्यापार का केंद्र था काबुल आपका, मैं पीछे अच्छे से पढ़ा के आया हूँ। जी हाँ, चलिए, काबुल से आपके मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल, ये सब लाए जाते थे। ठीक है, और हाथियों का कहाँ से होता था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। तो ये भी आपका गलत कथन हो जाता है। आखिरी कथन है आपका आज का। ठीक है, आपको सही गलत बताना है, जिसमें सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। क्या यह कथन सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये भी। सूरत जो है वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित पत्तन नहीं है, बल्कि यह अरब सागर में स्थित है, अरब सागर की साइड है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तो अपोजिट साइड हो गई ना, वो पूर्व साइड हो गई, जबकि सूरत कहाँ है, पश्चिम साइड है। ठीक है, महाराष्ट्र की साइड, तो अरब सागर की साइड स्थित है। ये होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, फिलहाल ये कथन भी आपका गलत है। ठीक है, तो पहला कथन आपका सही है और बाकी तीनों कथन आपके गलत हैं। ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी फैक्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम बेस की बात करते हैं ना, अगर आपकी नींव कमज़ोर हो गई तो पूरी बिल्डिंग गिरने की चांसेस, संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको आधार मजबूत करना है तो सभी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा टू द पॉइंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी है।
एनसीईआरटी से ही बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिए, इसको आप अच्छे से बेस बनाइए। बाकी चीज़ें जहाँ से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये था आपका चैप्टर पार्ट 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन इतिहास का, कक्षा 7 का। ठीक है, हमारा अतीत भाग 2 का। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।